देखिए मैथ्स पेडागोजी का सेकंड वीडियो है और इसमें डिस्कस करेंगे महान गणितज्ञ जो फेमस पर्सनालिटी रही हैं गणित के क्षेत्र में, जिन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसमें सबसे पहले बात करते हैं टोबियास डॉन्टजीज की। चैनल को आप अपने हिसाब से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। महान गणितज्ञ टोबियास डॉन्टजीज ने क्या कहा कि गणित सर्वोच्च न्यायाधीश होता है और उसके फैसलों पर कोई अपील नहीं होती है। स्पीड मेरी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, ठीक है, क्योंकि कम समय में ज्यादा कंटेंट आपको उपलब्ध हो सके। मैथमेटिक्स इज सुप्रीम जज एंड देयर इज नो अपील टू इट्स डिसीजन, ऐसा कहा है टोबियास डॉन्टजीज ने। याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। क्या होता है, सर्वोच्च न्यायाधीश अगर कोई फैसला देता है तो पहली चीज तो उस पर अपील नहीं होती है, और दूसरी चीज अगर अपील होगी तो जो जज होगा मतलब जज होगा वो क्या कर देगा, डांट देगा। तो इस तरह से आप इसको ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी अपनी ट्रिक बना सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, गणित हमें क्या सिखाता है उस पर डिस्कस करते हैं। गणित हमें तर्क करना, समस्या समाधान करना, एक बेहतर विकल्प तलाशना और जनरलाइजेशन करना, इन सब चीजों के बारे में गणित हमें बताता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से यूलर के बारे में देख लेते हैं। यूलर जिन्हें बोला जाता है लियोनार्ड ऑयलर भी बोला जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि यूलर को गणित का बादशाह कहा जाता है। ये स्टेटमेंट पूछा गया है आपके टेट एग्जाम में, एमपी टेट ग्रेड 2 में, कि यूलर को गणित का बादशाह या किसको गणित का बादशाह कहा जाता है। इन्होंने गणित में क्या योगदान दिया, वृत्त की परिधि एवं इसकी व्यास का अनुपात जो है पाई द्वारा लिखना। आगे बढ़ते हैं, और क्या बताया, सिग्मा का प्रयोग बताया, और क्या बताया, सेवन ब्रिज ऑफ कोइंग्सबर्ग थ्योरी को ग्राफ के माध्यम से सुलझाया। सेवन ब्रिज ऑफ कोइंग्सबर्ग थ्योरी को ग्राफ के माध्यम से किसने सुलझाया, तो वो यूलर ही थे। आगे इंट्रोडक्शन इन एनालिसिस इन्फिनिटोरम, ये बुक मतलब आप अपने हिसाब से याद रखते हैं। ये इनके बारे में जब मैं पढ़ रहा था, ढूंढ रहा था, तो ये दोनों बुक्स के नाम मुझे मिले, सो मैंने इंक्लूड कर दिया, बट ये पूछे नहीं गए हैं टेट एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, गॉस यानी कार्ल फ्रेडरिक गॉस। अभी हमने बात की थी कि यूलर को गणित का बादशाह कहा जाता है और गॉस को गणित का राजकुमार कहा जाता है। जर्मन गणितज्ञ थे ये, और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि यदि गणित विज्ञान की रानी है तो संख्या सिद्धांत गणित की रानी है। इनसे रिलेटेड ये स्टेटमेंट पूछा गया है कि गणित को विज्ञान की रानी किसने कहा है, तो गॉस ने कहा है। ये चीज आप याद रखिएगा। यूक्लिड के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा। यूक्लिड एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी मैथ्स के फील्ड में, ज्यामिति का जनक यानी फादर ऑफ जियोमेट्री कहा जाता है। और इनका जो सबसे बड़ा ग्रंथ है वो है एलिमेंट्स। इसके कितने पार्ट है, 13 पार्ट है, मतलब 13 भागों में विभाजित किया गया है एलिमेंट्स को। और एलिमेंट्स किसके द्वारा रचित ग्रंथ है, वो यूक्लिड के द्वारा है। यूक्लिड ऐसे तथ्यों पर पहुंचे, जब ये रिसर्च कर रहे थे मैथमेटिक्स के फील्ड में, तो ऐसे तथ्यों पर पहुंचे जिनके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती थी, और ऐसे तथ्यों को उन्होंने स्वयं सिद्ध नाम दिया या कहा। और इनकी संख्या कहीं आपको 6 देखने को मिल सकती है और कहीं 12। इनके द्वारा कुछ अन्य रचनाएं भी की गई, जैसे डाटा, भाग, ऑप्टिक्स और फिनोमिना, ये इनकी ही रचनाएं हैं, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं पाइथागोरस के बारे में। कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो पाइथागोरस का नाम ना जानता हो और टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा। ग्रीक गणितज्ञ थे, फादर ऑफ नंबर्स मतलब संख्या के जनक के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि संख्या ही विचारों और रूपों का शासक है और देवताओं व राक्षसों का कारण है। इसमें सबसे बड़ा स्टेटमेंट को तो रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये याद रखिए कि संख्या का जनक किसे कहा जाता है, पाइथागोरस को। पाइथागोरस को क्या कहा जाता है, संख्या का जनक, फादर ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस स्टेटमेंट में पूरा क्रेडिट किसको जाता है, संख्या को जाता है, कि संख्या जो है वही है विचारों और रूपों का शासक, देवताओं और राक्षसों का कारण। तो ये स्टेटमेंट कौन दे सकता है, जो संख्या का जनक होगा और संख्या के बारे में बात को बढ़ा चढ़ाकर कही गई है। तो पाइथागोरस से डायरेक्टली रिलेट करता है स्टेटमेंट। बात करते हैं आइंस्टाइन के बारे में। आइंस्टाइन के बारे में एक चीज पूछी जाती है कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, आइंस्टाइन से संबंधित है। और मैनहट्टन प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, दूसरा क्वेश्चन, लेकिन वो आइंस्टाइन नहीं होगा, परमाणु बम बनाने से या इस तरह से कोई और ऑप्शन दे देगा। तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो है वो परमाणु बम बनाने से ही संबंधित है। आगे बात करते हैं यहाँ पे बर्ट्रैंड रसल के बारे में। एन व्हाइटहेड के सहयोग से इन्होंने एक बुक लिखी थी, बड़ी फेमस बुक है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ठीक है। प्रिंसिपिया मैथमेटिका किसके द्वारा लिखी गई, रसल के द्वारा। किसके सहयोग से लिखी गई, एन व्हाइटहेड के सहयोग से लिखी गई। इन्होंने और क्या सहयोग दिया, क्या योगदान दिया, नाभिकीय भौतिकी पर लिखा, सापेक्षता पर भी लिखा। रॉयल ह्यूमन सोसाइटी के सदस्य भी रहे और 1950 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था किस फील्ड में, साहित्य के फील्ड में। इन्होंने 3 बुक लिखी, तीनों बुक इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिलोसफी, आई रिपीट इट, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिलोसफी, आउटलाइन ऑफ फिलोसफी एंड मैरिज एंड मॉरलिटी। ये आप देखकर भी लिख सकते हैं, प्रॉपर नोट्स बनाते जाइएगा, लेकिन सेकंड टाइम, पहली बार वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। आर्यभट्ट प्रथम या आर्यभट्ट की बात करें
तो बीज गणित का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने आर्यभट्टियम में किया। आर्यभट्टियम कब लिखी गई थी? 23 वर्ष की उम्र में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ये छोटी छोटी चीजें पूछ देता है एग्जाम में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अंक गणित, बीज गणित व त्रिकोणमिति के 33 सूत्र भी किसमें दिए गए थे? आर्यभट्टियम में। अब बात करें अगर आर्यभट्टियम की, तो कुल 121 छंद है। कहीं कहीं आपको 108 छंद भी देखने को मिल सकते हैं। तो 108 मूल है और 13 परिचायक छंद है। तो ये याद रखिएगा, 13 और 8 मिलाएंगे तो 121 हो जाएगा। कुल 121 छंद है और आर्यभट्टियम के कुल 4 खंड हैं। कौन कौन से हैं? गीतिका पाद, गणित पाद, काल क्रियापाद और गोलपाद। इसमें देखिए ये छंदों की संख्या दी हुई है, ठीक है, और इन्हें भी याद रख सकते हैं। आपकी गीतिका पाद में 13 छंद है, 13 छंद है, गणित पाद में 33 छंद है, काल क्रियापाद में 25 छंद है और गोलपाद में 50 छंद है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। कुछ और चीजें जो आर्यभट्ट के बारे में जरूरी है, इनके जो अन्य ग्रंथ है 10 गीतिका, तंत्र और सूर्य सिद्धांत। क्योंकि सूर्य सिद्धांत के बारे में बहुत ज्यादा साक्ष्य उपलब्ध है नहीं, बट ये माना जाता है, ये उल्लेख मिलता है कि सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट द्वारा ही रचित है। और आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा लिखित है। शून्य का परिचय दिया। पाई का मान दशमलव के 5 अंकों तक सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही ज्ञात किया था। साइन की अवधारणा और त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना, जो आजकल हम ये सूत्र प्रयोग करते हैं कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये सूत्र किसने दिया था? इसकी गणना सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने की थी। बीज गणित में क्यूब्स एंड स्क्वायर्स की श्रृंखला का जो सार है, सारांश है, वो बताया था किसने? आर्यभट्ट ने। और आर्यभट्ट ने कृतक पद्धति का प्रयोग किया था। और कृतक का मतलब क्या होता है? खंड खंड करना। ऐसे पूछ देता है क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे ही एक क्या पूछा था कि यज्ञ में प्रयुक्त रस्सी को क्या कहा जाता था, है ना? तो सुलभ करके ऑप्शन था उसमें, ठीक है। तो उस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है एमपी टेट वगैरह में, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो फिर उनको क्वेश्चन मिलते हैं स्टैंडर्ड के, तो ऐसे टुच्चे सवाल भी रख देते हैं वहां पे। अच्छा, आर्यभट्ट के सम्मान में प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया था, ये चीज भी आप याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं ब्रह्मगुप्त के बारे में, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी कह सकते हैं गणित के फील्ड में, एक बार पुनः, ठीक है। आर्यभट्ट के बाद भारत के प्रथम गणित शास्त्री कह सकते हैं। शून्य के उपयोग के नियम खोजे कि शून्य का उपयोग कैसे होना चाहिए, ये नियम किसने खोजे? ब्रह्मगुप्त ने। अच्छा, भास्कराचार्य ने गणक चक्र चूड़ामणि की उपाधि से ब्रह्मगुप्त को विभूषित किया था। और इनकी रचना 2 है। कौन कौन सी है? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक। इनसे संबंधित क्वेश्चन बने हुए हैं। कैसे क्वेश्चन, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये याद रखने की जरूरत है कि ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक ब्रह्मगुप्त की रचनाएं हैं। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ऐसा पहला ग्रंथ है जिसमें शून्य का एक डिफरेंट अंक के रूप में उल्लेख किया गया है। तो ये चीज भी आप याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए, अरबी भाषा में अगर बात की जाए तो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत को अल हिंद सिंध बोला जाता है और खंड खाद्यक को अल अकरंद बोला जाता है। धनात्मक संख्या एवं शून्य का सिद्धांत किसने दिया? ब्रह्मगुप्त ने दिया। चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल अर्ध परिमाप की मदद से ज्ञात किया। और चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं, ऐसा स्टेटमेंट या यह प्रमेय किसने दिया? वो ब्रह्मगुप्त ने ही दिया। संख्यात्मक विश्लेषण मतलब नंबर एनालिसिस, फादर ऑफ नंबर एनालिसिस कौन है? ब्रह्मगुप्त है। तो ये चीज भी आपने ध्यान रखना है। जितने भी फादर है, जितने भी जनक है, वो तो आपको याद रखना ही रखना है, किसी हालत में आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं श्रीनिवास रामानुजन की। इनके बारे में भी बहुत अच्छी चीजें जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में भी और इस स्लाइड में भी। देखिए, 32 साल की उम्र में गणित के 3884 प्रमेयों का संकलन किया इन्होंने, और हाल ही में इनके सूत्रों का क्रिस्टल विज्ञान में प्रयोग किया जा रहा है। तो क्रिस्टल विज्ञान, ये टर्म आप याद रख सकते हैं। बात करते हैं रामानुजन संख्या की। रामानुजन संख्या क्या होती है? कोई एक ऐसी संख्या जिसे 2 प्रकार से घनों के रूप में व्यक्त किया जा सके। जैसे अगर मैं 1729 को 10 का घन धन 3 का घन इस तरह व्यक्त कर दूं, ये पहला हुआ। और उसी तरह से 12 का घन धन 1 का घन, इन दोनों को जब जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे, हमें दोनों तरह से क्या मिलेगी? 1729। तो इस तरह की जितनी भी संख्याएं हैं जिन्हें 2 प्रकार से 2 संख्याओं के घनों के रूप में व्यक्त किया जा सके, 2 प्रकार से 2 संख्याओं के घनों के रूप में व्यक्त किया जा सके, है कि जैसे एक कोई संख्या दी हुई है, उसे 2 संख्याओं के घनों के रूप में 2 प्रकार से व्यक्त किया जाए। जैसे 10 का घन धन 9 का घन एक प्रकार से 1729 हो जाएगा, और 12 का घन धन 1 का घन और दूसरी तरह से ये 1729 का, मतलब इनका टोटल 1729 हो जाएगा। तो ये कहलाती है रामानुजन संख्या या हार्डी रामानुजन संख्या। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष घोषित किया था, और रामानुजन के जन्म दिवस के अवसर पर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं कि रामानुजन का जन्म कब हुआ था? 12 दिसंबर को हुआ था। राष्ट्रीय गणित वर्ष 2012 को मनाया गया, और राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाएगा? 22 दिसंबर को मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भास्कर प्रथम के बारे में बात करते हैं। इन्होंने क्या किया? हिंदू संख्याओं को हिंदू दार्शनिक प्रणाली में लिखना प्रारंभ किया।
ज्या मतलब साइन एक्स का परिमेय मान बताया, और अभाज्य संख्या के लिए एक संबंध बताया जो आप देख सकते हैं कि 1 प्लस पी माइनस 1, और ये जो भाज्य है, तो ये अभाज्य संख्या के लिए संबंध बताया। आर्यभट्टीय भास्कर की रचना की, जो गणित और खगोल शास्त्र की प्रथम पुस्तक है। इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, महाभास्करी जिसमें 8 अध्याय हैं, और लघु भास्करी, ये भी भास्कर प्रथम की रचना है। बात करते हैं भास्कराचार्य, जिन्हें भास्कर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, या भास्कर द्वितीय जिन्हें भास्कराचार्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? सिद्धांत शिरोमणि। तो एक सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा गया था वर्ग 2 में कि सिद्धांत शिरोमणि की रचना किसने की? तो भास्कराचार्य ने की। और इसी तरह से भास्कर प्रथम और भास्कर द्वितीय दे देता है तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो आप ये समझ के रखिएगा कि जो भास्कर द्वितीय है उन्हें भास्कराचार्य कहा जाता है। अब देखिए, जिसमें लीलावती या पाटीगणित पहला पार्ट है, बीज गणित दूसरा पार्ट है, ग्रह गणित तीसरा पार्ट है, और गोलाध्याय 4 मतलब चौथा पार्ट है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ है इसके 4 भाग हैं, और चारों भाग किससे संबंधित है? पहला भाग अंक गणित से संबंधित है, दूसरा भाग बीज गणित से संबंधित है, तीसरा भाग जो है यानी ग्रह गणित जो है ग्रहों की गति से संबंधित है, और गोलाध्याय जिसे कहते हैं आप, वो गणित तथा गोले से संबंधित है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। अब देखिए, भास्कर व्यवहार और भास्कर विवाह पटल, ये भी ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो भास्कराचार्य द्वारा ही लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। भास्कराचार्य ने ही सर्वप्रथम क्या बताया कि अंक गणितीय क्रियाओं का अपरिमेय राशियों में प्रयोग किया। ठीक है, अंक गणितीय क्रियाओं का अपरिमेय राशियों में प्रयोग किया किसने? सर्वप्रथम भास्कराचार्य यानी भास्कर द्वितीय ने। डिफरेंशियल कैलकुलस की नींव रखी, मतलब इसके फाउंडर ये कह सकते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का एग्जांपल दिया जिसे रोल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया कि संख्या में अगर किसी भी संख्या में अनंत जोड़ा जाए तो फिर उसका जो आंसर होगा, उसका जोड़ होगा, वो अनंत ही होगा। मतलब नंबर प्लस इन्फानाइट इज इक्वल टू इन्फानाइट। चक्रीय विधि से बीजीय समीकरण हल करने वाले पहले गणितज्ञ कौन थे? वो थे भास्कराचार्य जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बौधायन के बारे में, बहुत ही फेमस हस्ती गणित के क्षेत्र में। बिल्कुल, बौधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ और सुलभ सूत्र और सौत सूत्र के रचयिता थे। तो सुलभ सूत्र की किसने रचना की थी? सीधा सीधा क्वेश्चन वर्ग 2 में पूछा गया था। बौधायन सूत्र के अंतर्गत 6 ग्रंथ आते हैं। 6 ग्रंथ कौन कौन से हैं? पहला है बौधायन स्रोत सूत्र, दूसरा है बौधायन कर्मांत सूत्र, तीसरा है बौधायन द्वैध सूत्र, चौथा है बौधायन गृहस्थ सूत्र, और पांचवा है बौधायन धर्म सूत्र, और छठवां है सुलभ सूत्र। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, आप चाहें तो, और नहीं चाहें तो बिल्कुल याद नहीं रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस प्रमेय सबसे पहले महर्षि बौधायन की देन है। क्योंकि मैं पाइथागोरस के बारे में डिस्कस कर चुका हूं, वहां पे मैंने बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय इन्होंने नहीं दिया था, वो दिया था महर्षि बौधायन ने, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय का जिक्र वहां पे नहीं किया गया है। इन्होंने कुछ प्रमेय प्रतिपादित किए, जैसे किसी आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दूसरा क्या है? समचतुर्भुज यानी रोम्बस जिसे आप बोल देते हैं इंग्लिश में, इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तीसरा क्या है? किसी वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होता है। और इसी तरह से चौथा जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि पढ़ने में वक्त लगता है और आपको भी बोरिंग लगने लगता है। तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप बाकायदा इसे नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आइजैक न्यूटन के बारे में। आइजैक न्यूटन की जिंदगी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो बड़ा अजीब सा लगा। न्यूटन के जन्म होने के 3 माह पहले ही इनके पिताजी की डेथ हो गई थी, और ये बहुत ही मतलब खतरनाक चीज होती है। कहते हैं ना कि बच्चे के सर से मतलब एक तरह से अनाथ टाइप हो जाना। और दूसरी चीज, जब उनके फादर की डेथ हो गई, आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ, तो उनकी माता ने इन्हें अपनी नाना नानी को सौंप दिया और उन्होंने पड़ोस में ही रहने वाले किसी से शादी कर ली थी। तो ऐसा इनके बारे में बताया जाता है। आइजैक न्यूटन पढ़ने में शुरू में मतलब बहुत अच्छे थे, बट इनका जो बचपन है बहुत अच्छा बीता नहीं था। नाना नानी के पास बचपन बीता, नाना जी पसंद नहीं करते थे, नानी के सानिध्य में रहते थे। और बताया जाता है कि आइजैक न्यूटन जो इनके पिताजी थे, इनके पिताजी बिल्कुल अनपढ़ थे, उन्हें हस्ताक्षर तक करना नहीं आता था। फिर भी न्यूटन ने गणित के क्षेत्र में और फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत सारी एक महान हस्ती के रूप में जाने जाते हैं, बहुत सारा मुकाम हासिल किया। कौन कौन से महत्वपूर्ण योगदान है ये समझ लेते हैं। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया, सतत परिवर्तन की पद्धति, न्यूटन का रंगों का सिद्धांत, एकीकरण व द्विपद सूत्रों का आविष्कार, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये जो बुक आप देख रहे हैं
प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? आइजैक न्यूटन के द्वारा। तो ये चीजें आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लगभग हमने यूलर के बारे में बात की, गॉस के बारे में बात की। यूलर को गणित का बादशाह कहा जाता है, गॉस को राजकुमार कहा जाता है। यूक्लिड का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है वो आप कह सकते हैं एलिमेंट्स, जो 13 भागों में विभाजित है। पाइथागोरस के बारे में जब हमने बात की तो नंबर फादर ऑफ नंबर्स। आइंस्टाइन के बारे में हमने बात की, रसल के बारे में बात की। रसल ने 3 बुक के बारे में हमने डिस्कस की, वो आप देख सकते हैं। ब्रह्मगुप्त के बारे में बात की, ठीक है। अब यूक्लिड को फादर ऑफ जियोमेट्री भी कहा जाता है, जो कि ये रिवीजन मोड एक तरह से मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। रामानुजन के बारे में जब बात की तो वर्ष 2012 को राष्ट्रीय गणित दिवस और 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में, राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। भास्कर सर्वप्रथम संख्याओं को हिंदू दार्शनिक प्रणाली में लिखना प्रारंभ किया। दार्शनिक प्रणाली मतलब जिसका आधार 10 होता है, जैसे संस्कृत में आप लिखते हैं एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, इस तरह से 10 को आधार बना करके संख्याओं को लिखना प्रारंभ किया। भास्कर द्वितीय के बारे में भी बहुत सारी हमने चीजें जानी। बौधायन के बारे में जो पाइथागोरस प्रमेय है सबसे पहले इन्होंने दिया था। शुल्ब सूत्र के रचनाकार हैं। न्यूटन के बारे में हमने जानी, प्रिंसिपिया बुक इन्होंने लिखी। तो आई होप कि आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और एक बार पुनः रिवाइज जब करिएगा वीडियो को तो नोट्स प्रिपेयर करते जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वेट कीजिएगा।